हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग रिवीजन क्लासेस देख रहे हैं और रिवीजन क्लासेस आपकी 2 तारीख तक रहेंगी। मतलब जितना भी अभी तक हम लास्ट टर्म में पढ़े हैं फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए, वो सब बातें हम 2 तारीख तक रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल चिंतित न रहें। अच्छा, 2-3 बातें आज नई आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए नया सिलेबस सीबीएसई ने बताया है। अब उसको हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। मंडे पर उस पर डिटेल्ड वीडियो आपको मैं दूंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सिलेबस के लिए वो क्लियर रहे कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से एग्जाम्स आपके कंडक्ट किए जाएंगे। नए कुछ तरीके का आपके लिए सजेशंस है वो मैं आपको दूंगा। जो टॉपिक कटे हैं वो भी बताऊंगा, जो आपको पढ़ना है वो भी बताऊंगा। यानी एक तरीके से आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको मंडे को, जब आप मंडे का वीडियो देखेंगे सिलेबस के कॉल लिए। ठीक है, तो उसके लिए एकदम प्रिपेयर रहें, बिल्कुल परेशान न रहें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मंडे तक आपका सारा प्रॉब्लम सिलेबस के लिए जो आपके मन में है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और तब तक आप जो पुरानी चीजें हैं उसको पढ़ते रहिए। देखिए, कोई भी चीज पढ़ेंगे तो नुकसान नहीं करता, क्योंकि वो आज नहीं कल आपको हेल्प करने वाला है। तो इसलिए जैसे अगर आपको मैंने चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में कुछ ऐसी बातें पढ़ा दी हैं जो सिलेबस में नहीं है, तो उसके लिए दुखी नहीं होना है। अच्छी बात है, जानकारी कभी नुकसान नहीं करती, आज नहीं कल वो आपको फायदा जरूर देगी। ठीक है, तो फिर भी लेकिन चूंकि एग्जाम हमें देना होता है, एग्जाम में नंबर लाने होते हैं और अच्छा नंबर लाना होता है, इस वजह से तो हम सिलेबस भी जानना जरूरी है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको मंडे के वीडियो में आपको देंगे। एकदम परेशान न रहिएगा। सिलेबस किस तरीके से होगा, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, चैप्टर्स क्या हैं, चैप्टर्स में क्या कटे हैं, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मंडे को मिलेगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आपको दिया था कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन पूरा मुझे लैंग्वेज तो याद नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक ऑब्जेक्ट था जो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 या 4 था। इनिशियल u वेलोसिटी से मूव कर रहा था एट टाइम t इज इक्वल टू 0 और उस पर एक्सीलरेशन लगाया गया, उस पर एक्सीलरेशन लगाया गया और एक्सीलरेशन लगाने जो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू थी वो थी ft। कितनी थी? ft। तो पूछ रहे हैं कि मतलब एक्सीलरेशन लगाने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यानी ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उस पर a एक्सीलरेशन t टाइम तक जब लगा तो वो एक्सीलरेशन की वजह से फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था, यू हैव टू पुट ओनली a ft ऑन द प्लेस ऑफ a, दैट मीन्स a इज इक्वल टू ft। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, u प्लस ft और एक t ऑलरेडी है, दैट इज वाई इट बिकम्स u प्लस ft स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ft का स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस हो चुके थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डिस्कशन बाकी थी, और हालांकि मैंने इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करा दिया था। फिर भी एक छोटा सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम आपको समझाते हैं, फिर ग्रेविटेशन को समझा देंगे, तब तक हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ग्रेविटेशन में जो पढ़ रहे हैं उसके आगे। ठीक है, तो मोमेंटम क्या था बेटे? मोमेंटम आपका था मास इंटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू mv, है ना। अब अगर ये मोमेंटम चेंज होगा तो चेंज कितने तरीके से किया जा सकता है? या तो किसी बॉडी का मास चेंज किया जाए या तो वेलोसिटी चेंज किया जाए। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास m है तो क्लास 9th के स्टैंडर्ड पर उसका मास चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपका मास चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, मास तब चेंज किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ट्रक चल रहा है, ट्रक पर सामान पड़ा हुआ है और वो सामान जैसे चल रहा है, उसके बाद उसने देखा कि है ना सामान गिर गया, कुछ मास उसमें से गिर गया, तो अचानक से उसका मास चेंज हुआ, ओवरऑल सिस्टम का मास चेंज हुआ। तो ऐसी जगहों पर मास चेंज हो सकता है, लेकिन अगर कोई एक बढ़िया मतलब एक परफेक्ट बॉडी है जैसे हम, तो हमारा मास चेंज नहीं हो सकता। तो ठीक है, ये मान के चलते हैं कि मास फिलहाल चेंज नहीं होता है, या चेंज होता है तो याद रखिएगा कैसे केस में।
तो मास और वेलोसिटी मान लीजिए चेंज हो रहा है, कैसे भी आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मोमेंटम चेंज होगा, आपको ये समझ में आया। अगर मान लेते हैं सिर्फ वेलोसिटी के लिए, तो ये वेलोसिटी कब चेंज होगा? जब वेलोसिटी तब चेंज होगी बेटे जब आपकी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। आप बताइए, वेलोसिटी तब चेंज होगी जब आपकी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी, और एक्सेलरेशन नहीं है तो बॉडी पर किसी भी प्रकार की वेलोसिटी में चेंज नहीं देखी जाएगी। और जहां एक्सेलरेशन होता है वहां न्यूटन सेकेंड लॉ से हमारे पास कुछ फोर्स भी होता है, जैसे F = ma आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी बॉडी का मोमेंटम तब चेंज होता है जब उस पर फोर्स लगता है, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा। यही तो बात समझाना चाह रहा हूं, और यही तो आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, या नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, या किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है, तो उसका मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है। कहने का तात्पर्य कि मोमेंटम जितना पहले रहता है उतना बाद में भी रहता है, मोमेंटम में चेंज नहीं देखी जाती, ठीक है। इस बात का आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे के समझाया था, इसके क्वेश्चंस भी आपको कराए हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जानने अब ग्रेविटेशन पर हम लोग बात करते हैं। ग्रेविटेशन हमारा 3rd चैप्टर था। ग्रेविटेशन बेटे आपको अच्छे से बताया गया है कि ग्रेविटेशन मतलब सारी बातें बताएगी, चूंकि रिवीजन क्लास है तो फिर से हमें सारी बातें रिपीट करनी पड़ेगी, इसलिए आप दुखी मत होइएगा। अरे सर वही बार बार बात रिपीट करते हैं। देखिए ग्रेविटेशन बेटे क्या होता है कि एक आप देखने में आता है कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे आप कितनी भी दूर बैठे हैं, हमारे बीच एक अट्रैक्शन का फोर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ, अब ये फोर्स कम या ज्यादा होगा ये बात दूसरी है, इस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉज में हमको पढ़ना है। लेकिन फिलहाल वी आर नाउ डिस्कसिंग द ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन हर एक पार्टिकल, इवन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम गोइंग अराउंड मी अट्रैक्ट्स मी, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या है, मैं एक बॉडी हूं, इसके चारों तरफ है ना नंबर ऑफ एटम्स टहल रहे हैं, तो इनके बीच में हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हर एक पार्टिकल के बीच में है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सभी पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स, और उसे शॉर्ट फॉर्म में हम ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। अब ग्रेविटेशन हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या रखता है कि हम पृथ्वी पर हैं, इसका कारण भी ग्रेविटेशन। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, इसका कारण भी ग्रेविटेशन। यानी जो भी सिस्टम आप देख रहे हो अपनी स्थिति में बना हुआ है, उसका एक मेन कारण ग्रेविटेशन भी है। अदर फोर्सेस भी है, अभी अदर फोर्सेस आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप ग्रेविटेशन भी समझे कि उसमें एक कारण है। तो किसी भी सिस्टम को आप देख रहे हो कि हाँ ये सुचारू रूप से चल रहा है, तो उसमें ग्रेविटेशन का रोल है बेटे, ओके। तो ये ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस, हाँ इसको डिस्कस डिटेल में किया था, अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन्स, जैसे भी कहो, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब बेटे आपने ये जाना कि दो पार्टिकल्स अपने है ना, अपने एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। जैसे यहां पर ये सपोज कर लो, ये मास m1 है, ये मास m2 है, और ये कुछ दूरी r पर स्थित है एक दूसरे से। नाउ दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बट व्हाट इज द अमाउंट, क्या अमाउंट होगा, मतलब कितना फोर्स की वैल्यू होगी अट्रैक्शन की, इसको किसने फाइंड किया, न्यूटन्स ने फाइंड किया, और इसे ही आप न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूं कि अगर जैसे आप बोलते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू y, इसको ऐसे लिखेंगे, इसका आप कैसे रीड करेंगे, x इज प्रोपोर्शनल टू y।
इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या मतलब होता है बेटे कि y के बढ़ने पर x भी बढ़ेगा। समझ में आ रही बात, y के बढ़ने पर x भी बढ़ेगा, ये इस स्टेटमेंट का मतलब होता है। दूसरा होता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। देखिए साइन वही है, अगर आप देखें तो आपको जो चिन्ह है वो सेम है, बट यहां ये क्या है, न्यूमरेटर में है, यहां ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में y आ गया। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा बेटे कि y अगर बढ़ता है तो x घटेगा, या y घटता है तो x बढ़ेगा। ऐसे यहां पर भी y, इसका उल्टा, यहां y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, y घटेगा तो x करेगा, x क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशन है, दैट मीन्स एक बढ़ने पर दूसरा घटेगा, और दूसरा अगर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो पहला बढ़ेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यही यहां पर भी कहा जा रहा है कि इनके बीच जो फोर्सेस होंगे, इन दो बॉडीज के बीच में जो फोर्सेस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। यानी जैसे जैसे मास बढ़ेगा, इसका चाहे बढ़े चाहे इसका बढ़े। ऑब्वियस है, अगर M1 M2 दोनों इन्वॉल्व है, M1 M2 दोनों इन्वॉल्व है, तो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए किसी एक को भी बढ़ा दें। जैसे अगर ये 2 kg था, अगर 4 kg कर देंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा कि नहीं। तो ऑब्वियस है इनके मासेस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे कि फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फिर दूसरा बेटे फैक्टर है 1/r², इनवर्सली, ठीक है, इसको बोलते हैं f इज इनवर्सली। देखो मैंने कहा ना, जब इस तरीके का आएगा तो इनवर्सली बोलेंगे, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी दूरी बढ़ने पर ये फोर्स क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, और जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो ये क्या होने लगेगा, इंक्रीज करेगा। यानी r के बढ़ने पर ये कम होगा और r के घटने पर ये बढ़ेगा। आया समझ में, ये दो पैरामीटर्स थे जिस पर फोर्स वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। फिर इनको कंबाइंड करके उन्होंने लिखा, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन r²। अब बेटे प्रोपोर्शनलिटी साइन तो है, यानी इनके वैल्यूज पर ये क्या है, डिपेंड कर रहा है, लेकिन कितना गुना कर रहा है। जैसे आपने ये रिलेशन लिखा था x इज प्रोपोर्शनल टू y के बढ़ने पर x बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, यानी y अगर 1 बढ़ रहा है तो x कितना बढ़ रहा है। जैसे ठीक है, तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं 2, आपने लगाया 2, मैंने लगा दिया 3। अरे सर जी आप 3 लगा रहे हो, मैं 2 लगाऊं? नहीं बेटे, आप ही 3 लगा लो, मैं 2 लगा ले रहा हूं, बस समझते हैं। दो रिलेशंस है, दोनों के लिए स्टेटमेंट सही है। x इज प्रोपोर्शनल टू y, दैट मीन्स y के बढ़ने पर x यहां भी बढ़ेगा, इस इक्वेशन में भी, इस इक्वेशन में, लेकिन कितने टाइम्स, तो यहां 2 टाइम और यहां 3 टाइम्स। ये दोनों स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोला जा सकता है कि x इज प्रोपोर्शनल टू y। समझ में आ रही बात, इसके लिए भी बोल सकते हैं, इसके लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं और उस फैक्टर को ऐड करते हैं, उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे पता लगता है कि कितने गुना बढ़ रहा है। जैसे y के बढ़ने पर x बढ़ा, लेकिन कितने गुना, इसको देख के पता लग रहा है 2 टाइम, इसको पता लग रहा है 3 टाइम्स। तो ये क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को जब भी हटाते हैं बेटे तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां एक स्पेशल टाइप का कांस्टेंट आता है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक स्पेशल टाइप का कांस्टेंट आएगा, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G। सो इट दिस इक्वेशन बिकम्स F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन r²। दिस इज योर न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, न्यूटन का ग्रेविटेशन फॉर्मूला है, जिससे हम दो बॉडीज के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अब जाके बातें क्लियर होंगी। ठीक है, अब कैपिटल G बेटे कांस्टेंट है, स्पेशल कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती, कभी भी चेंज नहीं होती, याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, और इसकी वैल्यू आती है
जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। याद रख लीजिएगा, ये आपको आगे भी काम देता रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, इसके बाद बेटे हम लोग को जानना है कैपलर्स लॉ। इसको हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे, वो लास्ट वीडियो होगा रिवीजन का, क्योंकि 2 तारीख तक हमको रिवीजन कंप्लीट करना है, तो 2 तारीख तक कैपलर्स लॉ हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चैप्टर्स में आगे बढ़ते हुए फिर, लेकिन मंडे का वीडियो आपका कंप्लीट आपको बेटे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किसके बारे में, आपके सिलेबस के बारे में। तो उस वीडियो को मिस मत करना, और जो लोग नहीं देख रहे हैं उनसे भी बोलना कि आप ये वीडियोस देखें, क्योंकि इसमें आपके सारे पैटर्न्स 11th, 9th और 10th में जो आपके सामने आने वाले हैं वो मैं यहीं से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, 10th में दोबारा होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी 9th में जो पैटर्न है वही 10th में भी फॉलो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई बेटे, और समझ में आई तो इसको अच्छे से नोट करके, बातों को समझ के अपने से पढ़ते हुए, जो भी बात नहीं समझ में आए उसे कमेंट सेक्शन में बताते हुए अपने डाउट्स क्लियर करते रहे। हाँ, अगर आप कोई डाउट्स पूछते हैं तो उसे हो सकता है कि 1 वीडियो 2 वीडियो में किया जाए। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 वीडियो एक्सेस पे रखते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे हम मंडे का वीडियो आज ही बनाएंगे, कारण कि कल लाइट नहीं है, अपलोडिंग हो पाई या नहीं हो पाई, तो आपको लगता है कि नहीं सर हमारे बातों को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, एक वीडियो बेटे एक्सेस में चलता है, तो अगर आप आज पूछते हैं तो हो सकता है कल भी बता दें, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि 1 वीडियो बाद। तो आप ऐसा नाराज ना होइए कि अरे सर मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं, आपकी सारी बातें मेरे पास पहुंचती हैं और सारी बातों का रिप्लाई आप पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। थैंक यू।